सो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब मुझे रात को एक कॉल आता है जिसमें मुझे बताया जाता है कि एक गांव में कुछ गांव वालों ने मिलकर एक बूढ़ी औरत को जलाकर मार डाला है, क्योंकि वो मानते थे वो बूढ़ी औरत कोई तांत्रिक थी और अक्सर ही अपने घर में जादू टोना या ब्लैक मैजिक जैसी चीजें किया करती थी। उसके गांव में रहते दौरान बहुत लोग लाइलाज बीमारी से मारे गए थे, जिसमें बच्चे बूढ़े ज्यादातर औरतें ही थी। गांव वालों को जब लगा कि इतने सारे लोगों की अचानक हुई मौत का कारण शायद किसी तरह से वो बूढ़ी औरत हो सकती है, तो सबने मिलके उसके छोटे से घर में आग लगा दी। जब वो बूढ़ी औरत आग के डर से बाहर निकली तो गांव वालों ने मिलके उसे एक पेड़ से बांध कर जला दिया। मैंने इतना सुनकर फोन रख दिया और पुलिस स्टेशन में मैसेज करके 2 हवलदार और जीप मंगवा ली। ठीक आधे घंटे बाद जीप आ गई। हम रवाना हुए उस गांव के लिए। रास्ते पर जीप ड्राइवर बता रहा था हमको कि किस तरह असम के गांव में ऐसा अक्सर ही होता रहता है। गांव के लोग बहुत भोले वाले होते हैं, वो अक्सर ही ऐसी मन घड़त बातों पे विश्वास करके ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हिसाब उनको बहुत मुश्किल से चुकाना पड़ता है। अभी इस गांव की घटना को ही ले लीजिए। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो एक जुर्म करके बैठे हैं। सब अपने घर में जुर्म को अंजाम देकर चैन से सो रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि अभी गांव की सभी समस्या खत्म हो गई होगी, पर उनकी असली मुसीबत तो शुरू होगी हमारे वहां पहुंचने के बाद। हम सब ने हंस के ड्राइवर की बात पर हामी भरी। गाँव में पहुँचने में हमें पूरे 1.5 घंटे लगे। गाँव का नाम मैं पब्लिकली बताना नहीं चाहता, पर अगर उस गांव की गिनती हम असम के कुछ पिछड़े हुए गांव में से करें तो गलत नहीं होंगे। वो गांव एक जंगल के करीब है। गांव में घुसने से पहले एक कच्चा रास्ता आता है। आसपास छोटे छोटे दुकान हैं, चाय या फिर सब्जी के। हमको दुकान के सामने एक आदमी दिखा। हमने उससे पूछा कि गांव में क्या हुआ है, कुछ पता है? उसने घबरा कर कहा, साहब जो कुछ भी हुआ है उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। बुढ़िया को गोगोई बाबू के घर के लोगों ने मारा है और उनके साथ कुछ गाँव वाले भी थे। किसी हवलदार ने पीछे से कहा, चलिए सर, केस सॉल्व हो गया। मैंने उस आदमी से पूछा कि बुढ़िया का घर किस तरफ है। उसने हाथ के इशारे से समझा दिया हमको कैसे जाना है और ये भी बताया कि इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। बारिश में रास्ते पर पानी भर गया है, गाड़ी फंस सकती है। मैं कांस्टेबल और ड्राइवर को लेके पैदल ही आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलते ही घर खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। घर अभी तक जल रहा था, दूर से ही धुआं नजर आ रहा था। हम भी उबड़ खाबड़ रास्ते से घर की ओर बढ़े ही थे कि बारिश शुरू हो गई। मैंने सभी से पूछा कि कोई छाता या फिर रेनकोट लाया है क्या। सभी ने मना कर दिया। एक कांस्टेबल ने बोला, सर बारिश जब तक खत्म नहीं होती आप घर के अंदर चले जाइए, हम तब तक छानबीन कर लेंगे। मैंने वैसा ही किया और बुढ़िया के घर में घुस गया। बारिश के कारण आग थोड़ी थोड़ी बुझ गई थी, फिर भी घर में घुसते वक्त डर लग रहा था कहीं छत टूट के ना गिर जाए। घर छोटा सा था, जैसा कि गांव में होता है। कोने में एक चूल्हा था और कुछ बर्तन रखे थे। कुछ कुछ जगहों से अभी भी धुआं निकल रहा था। रोशनी कम थी और धुआं के कारण सांस नहीं ले पा रहा था, तो मैंने खिड़की खोल दी। अभी रूम में थोड़ी रोशनी आई। मैंने फिर भी मोबाइल का फ्लैश लाइट जला लिया और रूम की चीज़ों को परखने लगा। रूम में एक तरफ एक छोटी सी खटिया थी जिसमें कुछ फटे पुराने चादर थे। दीवारों पर ना जाने अजीब से कुछ अक्षर सिंदूर या फिर किसी लाल चीज से लिखे गए थे। गांव के लोगों का मानना था कि ये बुढ़िया तांत्रिक थी और काले जादू का अभ्यास करती थी, पर मुझे रूम में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा था जिससे मैं इन बातों पर विश्वास करता। रूम में दाहिने तरफ एक छोटी सी अलमारी थी जिससे अभी भी आग की लपटें निकल रही थी। मैंने पहले उस अलमारी को एक चादर से ढक दिया और उसके बाद धीरे से अलमारी के दरवाजे को खोला। दरवाजे के खुलते ही एक बदबूदार महक आई। मैंने अंदर की ओर देखा तो उसमें बहुत सी छोटे छोटे डब्बे थे। अजीब से कुछ चीजें रखी थी, जैसे कि कुछ पौधों की जड़ें, कपड़ों के कुछ छोटे छोटे पोटले। एक डब्बे में तो शायद कुछ अचार जैसा भी कुछ दिखा। और भी बहुत सारी चीजें थी, पर अलमारी के जलने के कारण शायद मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या थे। छत जलने के कारण पानी थोड़ा सा अंदर की ओर टपक रहा था, जिसके कारण ये अलमारी की आग अभी थोड़ी सी बुझ रही थी। अभी अलमारी को मैं बंद करने ही जा रहा था कि मुझे एक आवाज आई। अजीब सी आवाज थी, न जाने किस चीज की।
किसी इंसान की न किसी जानवर की। बुढ़िया के खटिए के नीचे से आ रही थी ये आवाज। मैंने झुक कर देखा तो मुझे एक बक्सा जैसा कुछ खटिए के नीचे दिखा। मैं खटिए की ओर बढ़ा और थोड़ा नीचे झुक के मैंने बक्से को खटिए के नीचे से खींच कर निकाला। बक्से को खोलते ही ढेर सारे कपड़ों के बीच मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा। मुझे ये कोई मामूली लकड़ी नहीं लगी। लकड़ी के टुकड़े में छोटे छोटे गोल गोल खांचे बने थे। अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से दिखा नहीं, क्योंकि मोबाइल को मैंने जेब में रख लिया था। बक्से को नीचे से निकालते वक्त मैंने मोबाइल को अभी जेब से निकालकर फ्लैशलाइट जलाया ही था कि एक कांस्टेबल ने आके कहा, सर, बुढ़िया की लाश मिल गई है। मैंने जल्दबाजी में अपने दाएं हाथ को पीछे कर लिया जिसमें मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ रखा था। मैंने उससे कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पीछे से शर्ट के अंदर डाल लिया। दरअसल ये मेरी आदत है, जब भी मैं कोई केस लेता हूँ मैं हर बार मौका वारदात से मिली हुई कोई एक चीज मेरे पास रख लेता हूँ, एक यादगार के तौर पर। और आज के केस में मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ रख लिया था। मैं कांस्टेबल के साथ बाहर निकला। बरसात अभी थोड़ी कम हो रखी थी। कीचड़ भरे रास्ते से हम घर के पीछे जंगल में गए। मुझे दूर से ही बुढ़िया की लाश दिखती है। आसपास हमारा ड्राइवर और कांस्टेबल खड़े थे और गांव का एक आदमी भी था। मैं लाश के सामने जाने से पहले दूर से ही उस आदमी से पूछता हूँ कि तुम कौन हो। उसने बताया उसका नाम ज्योतिष है। उसी ने पुलिस को खबर दी थी। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि उसका बयान लिख ले और दूसरे कांस्टेबल से पूछा लाश के बारे में। उसने बताया कि लाश पूरी तरह से जल चुकी है। गांव वालों ने पूरी कोशिश की है अपना हिसाब निकालने की। कांस्टेबल ने पूछा, कौन सा केस लगाएगा सर इस पे? मॉब लिंचिंग का लगा दे। मैंने बोला, हाँ वो तो लगेगा ही, पर उससे पहले पता लगाओ कि ये बुढ़िया कौन थी, कहाँ की थी, उसके घर की सभी चीज़ों को जांच करो और उस गोगोई बाबू को बुलाओ जिसके बारे में उस दुकान वाले आदमी ने बोला था। दोपहर तक हर चीज़ों की जांच हो गई। गोगोई बाबू को भी बुलाया गया। उससे पूछताछ करके खास उतना फायदा नहीं हुआ। सबका एक ही कहना था कि बुढ़िया काला जादू करती थी और इस बुढ़िया के कारण बहुत से गांव वालों ने जान गंवाई थी। इसीलिए उन्होंने बुढ़िया को मार डाला। उन्होंने और एक बात बताई जो मुझे बहुत अजीब लगी थी उस वक्त। सबने एक ही बात पर जोर दिया कि हर पूर्णिमा की रात को बुढ़िया की कुटिया से अजीब सी एक आवाज आती थी। वो आवाज ऐसी थी कि समझा नहीं सकते और सब लोग उस आवाज को सुन भी नहीं सकते थे। कहते हैं जिनको भी वो आवाज सुनाई देती थी वो पागलों जैसी हरकतें करते थे। हमेशा जंगल की ओर दूर इशारा करके बोलते थे कि वो बुला रही है। आवाज के सुनने के 4-5 दिनों के बाद ही उनकी मौत हो जाती थी, क्योंकि वे लोग मरने से पहले जंगल की ओर इशारा करते थे और जंगल में सिर्फ वो बुढ़िया ही रहती थी। इसी तरह लोगों को विश्वास होने लगा कि इन सभी मौतों का कारण बुढ़िया थी। अभी कुछ महीने तो ऐसे भी थे कि किसी के पैर के गिरने से मौत हो तो सब बुढ़िया को ही जिम्मेदार माना करते थे। इसीलिए सब लोगों ने मिलकर बुढ़िया के घर को जला दिया और उसके साथ बुढ़िया को भी जला दिया। मुझे तब ये बातें अंधविश्वास और गांव के लोगों की अनपढ़ता से ज्यादा और कुछ नहीं लगी। हमने फौरन एक्शन के तौर पर गोगोई बाबू और 7 या 8 जन को शक की बिना पर अरेस्ट कर लिया। बाकी गांव वालों के एलिगेशंस पर एक रिपोर्ट तैयार की और कांस्टेबल को ऑर्डर किया कि विक्टिम बूढ़ी औरत का पता लगाए कि वो कौन है और अगर कोई फैमिली वाला मिले तो लाश का अंतिम संस्कार धर्म के अनुसार किया जाए। इतना करके हम शाम को गांव से 8 लोगों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पहुंचे। रात को 9:30 बजे तक रिपोर्ट की फाइल मेरे टेबल पर थी। मैंने 10 बजे तक सारे प्रोसीड्यूर खत्म करके घर लौट आया। घर पहुंचकर मेरे क्वार्टर में घुसने से पहले मैंने नीचे स्टोर रूम का दरवाजा खोला और उस लकड़ी के टुकड़े को जिसको मैंने बुढ़िया के घर से उठाया था अपने मौका वारदात वाली चीजों की कलेक्शन के साथ रख दिया।
अगर बाकी चीज़ों के साथ मैं उस लकड़ी के टुकड़े को कंपेयर करूं तो सभी चीज़ उस लकड़ी के टुकड़े के सामने फीकी पड़ रही थी। उस लकड़ी के टुकड़े पर चांदी या फिर कोई सफ़ेद धातु से नक्काशी बनाई गई थी। छोटे छोटे छेद के आसपास बहुत ही निपुणता से नक्काशियों को उभारा गया था। मुझे वो एंटीक चीज लगी। मैंने उसे संभाल कर रेशम के एक कपड़े के टुकड़े से ढककर रख दिया और स्टोर रूम की लाइट को ऑफ करके अपने रूम चला गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि अगले कुछ दिनों तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और भी कई नए केसेस आए। बुढ़िया के केस को हमने बंद कर दिया क्योंकि उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी फैमिली मेंबर सामने नहीं आया था और हमें कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण गोगोई बाबू और बाकी गांव वालों को छोड़ देना पड़ा। बूढ़ी औरत के फाइल को मॉब लिंचिंग का केस बना के बंद कर दिया गया। ऑफिस की बाकी कामों को खत्म करके मैं घर लौट आया और उसी रात से शुरू होती है मेरी परेशानी। मैं नॉर्मली हर रात को काम के प्रेशर से थक हार के 10 बजे तक सो जाता हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी पर उस रात मैं अकेला था। मैं दरअसल बहुत जल्द पापा बनने वाला था और मेरी बीवी मायके गई हुई थी। मैं रात को जल्दी सो गया और गहरी नींद में ही था कि अचानक मेरी नींद टूट गई। बाहर से पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी। सुरीली आवाज़ पर खून को जमा देने वाली भयंकर आवाज़ थी वो। मुझे लगा इतनी रात को कोई क्या बजा रहा है। ये आवाज़ ना किसी स्पीकर की थी, ना मोबाइल की, ना किसी टीवी की। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे कान पर हेडफोन्स लगा दिए हैं। मैं बेडरूम से बाहर निकल के बैल्कोनी पर गया। कहीं पर कोई नहीं था। पूरी सड़क खाली। बस 2-3 आवारा कुत्ते ठंड में भटक रहे थे और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। आसमान में चांद की तरफ देखने से लगा मानो चांद भी अभी उस आवाज़ के साथ तालमेल में लाकर रोशनी फैला रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ वो दरअसल पुलिस क्वार्टर्स है। वहाँ पर बाहर से किसी के आने जाने में रोक टोक है। मैंने बेड के साइड से मेरे मोबाइल को निकाला और फ्लैशलाइट को जला के नीचे उतर आया। रास्ते पर निकल के मैंने 2-3 बार पुकारा भी, कौन है वहाँ? इतनी रात को कौन क्या बजा रहा है? पर वो आवाज़ कमने के बजाय और बढ़ गई थी। अभी इतनी देर में बाकी क्वार्टर्स की भी लाइट जल गई। कुछ देर बाद मक्खियों की तरह लोग भी जमा हो गए। सब ने मिलकर खोजबीन की पर किसी को कुछ नहीं मिला। बाकी लोगों ने बोला उन्हें कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। मुझे भी अभी आवाज़ मिलनी बंद हो गई थी। ऐसा लगा मानो जोर से एक तूफान आके बंद हो गया। बाकी लोगों ने बताया कि जो सिक्योरिटी गार्ड रात को नीचे सोता है उसी ने नशा वशा करके मोबाइल में गाना वाना बजाया होगा। रात को वही आवाज़ गूंज रही थी शायद। मैंने सबको परेशान करने के लिए माफ़ी मांगी और बड़े चिंतित ढंग से अपने रूम की ओर चला गया। घड़ी में 10:45 बज रहे थे। मैं सो गया। रात को फिर ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह मैंने गार्ड को डांट लगाई और कहा, रात को नशा करके सोते हो क्या? मोबाइल में गाना क्यों बजा रहे थे? उसने डर कर कहा, साहब कल तो मैं आया ही नहीं था। ऐसे भी पुलिस क्वार्टर्स है यहाँ, क्या कोई क्राइम करेगा? धीरे धीरे उस रात की बात को मैंने मन से मिटा दिया। स्टेशन में और भी कई केसेस आए। मेरे काम से एसीपी साहब बहुत ही खुश थे। इस साल मुझे बेस्ट ऑफिसर का अवार्ड मिलने वाला था। मेरा फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई शक नहीं था। इन सभी बातों के बीच और भी कुछ हफ्ते बीत गए और फिर एक पूर्णिमा की रात मेरी नींद फिर से टूट गई। बिस्तर पर लेट के ही मैं सुन पा रहा था फिर से वही डरावनी आवाज़ को। अजीब आवाज़ है वो, न किसी इंसान की, न किसी जानवर की, न किसी प्राकृतिक वस्तु की। मेरी जगह और कोई होने से शायद डर से कांप चुका होता। मैंने मोबाइल पर वक्त देखा। रात के 10-15 बज रहे थे। मैंने अपनी सर्विस गन को अनलॉक किया, उसमें मैगजीन भर के लोड करके बाहर निकल गया। रास्ता एकदम क्लियर था, न कोई इंसान न कोई जानवर। ठीक पिछली बार की तरह आवाज़ वैसे ही बंद हो गई जैसी शुरू हुई थी। ये सब जो कुछ भी मेरे साथ घट रहा था उसका कोई एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास नहीं था, पर इतना समझ चुका था कि पूर्णिमा की रात के अलावा ये आवाज़ सुनाई नहीं देती। सुबह मैंने गार्ड को पूछा,
क्या कल रात को तुम आए थे? उसने कहा, हाँ साहब। मैंने पूछा, कल कोई आवाज सुनी थी तुमने? उसने बोला, नहीं, पर वो मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। शायद उसे लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ या फिर मेरा दिमाग खराब हो रहा होगा। मैं भी इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहता था और मैं रेडी होके ऑफिस चला गया। उसके बाद की पूर्णिमा की रातों को फिर से वो एक ही घटना मेरे साथ घटी। उन रातों को मैं कान पकड़कर या उंगली डालकर सोया रहता था। पता नहीं कोई और क्यों उन आवाज़ों को नहीं सुन पाता था। कभी कभी लगता था कहीं मुझे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई है। मैंने गूगल पर भी सर्च किया पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। आने वाली पूर्णिमा की रातों को मैं और नहीं सोया। मैं 10 बजने का इंतजार करने लगा। उस आवाज का क्या रहस्य था ये मुझे पता लगाना ही था, नहीं तो शायद लोग मुझे पागल समझने लग जाते। और फिर ठीक 10-15 बजे उसी रात वो आवाज फिर से शुरू हुई। मैं बिस्तर से झट से खड़ा हो गया। गन लोडेड ही थी। आवाज जिस ओर से आ रही थी मैं उस ओर छूट पड़ा। वो आवाज अचानक से बंद हो गई। तब तक मैं मेरे स्टोर रूम के दरवाजे के सामने पहुंच चुका था। अभी मुझे समझ आया वो आवाज स्टोर रूम से ही आती है, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा था। अंदर कोई कैसे घुस पाता? स्टोर रूम की सभी खिड़कियां भी बंद थी। मैंने स्टोर रूम के दरवाजे का ताला खोला। दरवाजे की कुंडी को बिना खोले ही एक खींच के लात मारा। दरवाजा जोर से खुल गया। मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट को ऊंचा करके और गन को सामने पकड़कर आगे बढ़ा। अगर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था या फिर बदला लेने की कोशिश कर रहा होगा तो आज उसकी खैर नहीं है। पर स्टोर रूम में घुसकर मुझे ऐसा लगा कि किसी एसी वाले कमरे में घुस गया हूँ। ठंडी हवा मेरे चेहरे में लग रही थी। ऐसा लगा कि किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया है। मैं चारों तरफ फ्लैशलाइट को घुमा घुमा कर देख रहा था कि अचानक एक डर ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई या फिर कोई बहुत से लोग अंधेरे से मेरी ही ओर देख रहे हैं। मैं किसी को देख नहीं पा रहा पर वो मुझे देख सकते थे। ये ऐसा एक डर है जो मैं लिख कर समझा नहीं सकता। शायद 2 या फिर 3 मिनट हुए होंगे मुझे उस रूम पे, पर मुझे ऐसा लगा कि सदियां निकल गई है। मैं स्टोर रूम को बंद करके निकल ही रहा था कि फिर से वो आवाज बज उठी। ऐसा लगा कि रीढ़ की हड्डी से ठंडी बर्फ बह गई हो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस दरवाजे को फिर से खोल पाऊं। अचानक मुझे याद आई उस गांव वाले की बात। साहब, वो बुढ़िया जिसको अपना शिकार बनाती है, सिर्फ उसी को वो आवाज सुनाई देती है। वो पागलों जैसी हरकत करते हैं। साहब, वो आवाज ऐसी है कि समझा नहीं सकते। मुझे तभी समझ में आई वो बात। बुढ़िया से एक ही चीज रिलेटेड थी जो अभी उस स्टोर रूम में मौजूद थी। वो लकड़ी का टुकड़ा जो मेरे स्टोर रूम में था, उसी से आवाज आती है। मैं रूम में घुस गया और मैंने रेशम के कपड़े को खोला। उनमें से निकल आई वो लकड़ी। पर फ्लैशलाइट की रोशनी में मुझे समझ में आई वो बात कि वो कोई मामूली लकड़ी नहीं है, बल्कि ये तो एक बांसुरी है। बांसुरी में बहते हुए गर्म सांसों को मैं अभी भी महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उस पर फूंक रही हो। बांसुरी को लेकर मैं स्टोर रूम से निकल ही रहा था कि मुझे एक चीखती हुई हंसी सुनाई दी चारों ओर से। हाँ, एक औरत की हंसी। मेरे कान गर्म हो गए। ऐसा लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं चीख उठा और अचानक मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। ये वही गार्ड था। उसने मुझे पूछा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में लौट आया। सुबह मैं उसी गांव के लिए रवाना होता हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं उस बांसुरी को उसी घर में लौटा आऊं तो मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं गांव पहुंचा और गांव के लोगों ने मुझे घेर लिया। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। उनकी घूरती हुई आंखें मुझे बता रही थी कि मुझे उस बांसुरी को नहीं छोड़ना चाहिए था। गांव के सभी लोग मुझे वहां के पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने मुझे बताया कि मुझे उस बांसुरी को उस बूढ़ी औरत की लाश के साथ ही दफना देना चाहिए था, पर मैंने उन्हें बताया कि एक्चुअली हम उनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं। पुजारी ने कहा फिर हिंदू धर्म के अनुसार हमें उस बांसुरी को जला देना चाहिए। इतना कहते ही गांव वाले पता नहीं कहां से मिट्टी का तेल लेकर आ गए।
वो बांसुरी को छूना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे ही उसे जलाने के लिए। मैंने जेब से माचिस निकाली और पहली तिल्ली में आग लगी, पर वो बुझ गई। गांव वाले और डर गए। आखिरकार किसी के लाइटर से उस बांसुरी पर मैंने आग लगा दी। ऐसा सुकून मुझे आज तक नहीं मिला। ऐसा लगा मानो मेरी जिंदगी में अब कोई तकलीफ ही नहीं होगी। बांसुरी जब तक जलकर राख नहीं हुई, मैं वहीं बैठा रहा। गांव वालों को धन्यवाद कहकर मैं जीप स्टार्ट करके निकल गया। हाई रोड पर पहुंचकर गाड़ी को फोर्थ गियर में ढाला ही था कि मैंने फिर से वो आवाज सुनी। मैं अपने आप में और काबू नहीं रख पाया। इतना डर गया था कि हाथ से स्टीयरिंग छूट गई और बाएं तरफ से एक ट्रक ने आकर जीप को ठोक दिया। जीप पलट गई और उसके बाद मेरी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। मैं 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही था। उस एक्सीडेंट में मैंने मेरे दाएं तरफ के कान और आँख को खो दिया था और मुझे उसके बाद कभी वो आवाज़ सुनाई नहीं थी। अभी भी हर पूर्णिमा को मैं डर जाता हूँ उस पल को याद करके। बाद में मैंने गांव के बारे में भी पता लगाया। पता चला गोगोई बाबू और कुछ गांव वालों की भी अलग अलग दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मेरे साथ क्या हुआ इसका कारण अभी तक मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। सो दोस्तों, आज की इस कहानी को यही खत्म करते हैं और जाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। कहते हैं भूत प्रेत या आत्माएं किसी भी वस्तु से खुद को जोड़ सकती है। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, एक कुर्सी, एक अंगूठी, एक आईना या फिर एक घड़ी। दोस्तों, जरूरी नहीं अगर कोई घर या कमरा अगर भूतिया है तो वहाँ कोई त्रासदी या फिर किसी की मृत्यु हुई है। आप बड़े आराम से किसी तरह की नीलामी या फिर किसी तरह की बिक्री से अपने साथ एक स्पिरिट या फिर एक आत्मा को अपने साथ घर ला सकते हैं। सोचिए, आप किसी चीज को अपने घर लाते हैं, वही चीज किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसका उस वस्तु के साथ एक मजबूत संबंध या फिर बंधन था, तो वो व्यक्ति अभी भी मरने के बाद अपने आप को लटकाए हुए उसी जगह जाएगा जहां वो वस्तु जाती है। हम सभी के पास ऐसी एक वस्तु होती है जिसके लिए हम सुरक्षात्मक होते हैं और प्रेमपूर्ण भी होते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी वस्तु है जो नेगेटिव एनर्जी रखती है, पर हमें उनके बारे में पता नहीं। शायद आज के हमारे इन सब्सक्राइबर के घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वो अनजाने में एक ऐसी चीज अपने साथ ले आते हैं जिसके लिए उन्हें अपनी जिंदगी में ऐसी कुछ चीजों को खो देना पड़ता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं रखते थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो जाने से पहले प्लीज एक बार मेरे चैनल में लाइक या फिर सब्सक्राइब कर दीजिए।